Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. In this show, we keep talking to leading political personalities. And this week, the guest with us is a senior leader of the BJP. He's the Vice President of BJP, also a Rajya Sabha MP, and right now also in charge for Delhi, for BJP itself. Welcome, Prabhat Jha ji. आपका इस शो में स्वागत है। लेकिन जैसे कि दिल्ली की हमने बात की, बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो ये बात करूंगी कि चूंकि हम जब अभी बात कर रहे हैं तो ये बात खबर आई है कि शंटी जी जो विधायक हैं उनको गोली मारी। आपको लगता है कि ये कोई साधारण बात है या कुछ इसके पीछे भी है? अब इसके पीछे क्या है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन शंटी ने जो स्वयं कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। और एक मैं पॉलिटिकल एमएलए होते हुए भी, कार्यकर्ता होते हुए भी मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, ब्लड सेंटर चलाता हूँ, मैं एम्बुलेंस चलाता हूं। तो मेरे पास 2 बजे रात को, 3 बजे रात को भी लोग आते हैं। और इसीलिए सुबह 5:30 बजे मैं निकल गया कि किसी काम से कोई आता है, जब कुंडी उनकी खटखटा रहा था। इसलिए अभी वो सीसीटीवी फुटेज में आ गया है सब, और उसमें उसके आधार पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। अच्छा, चूंकि माहौल अब जो है बिल्कुल इस तरह का है कि एक सरकार की तरफ जनता जो है दिल्ली की खासकर देख रही है, तो बीजेपी किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है? देखिए, अभी हम दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें बुलाते हैं तो उसके बाद हम लोग विचार करेंगे जाना कि नहीं जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला सब जुडिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में है, और उन्होंने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि जल्दी से इस पे आप निर्णय दीजिए। दूसरा, चुनाव की तैयारी। 3 सर्वे हुए हैं जो चैनलों पर आए हैं, उसमें बीजेपी को बहुमत की ओर बताया गया है। एक ने बताया 48%, एक ने बताया 52%, एक ने बताया 55%। इसलिए हम दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी यह कहा नहीं जा सकता कि सरकार बनाने का न्योता आएगा तो हमारी क्या तैयारी है, लेकिन हम चुनाव के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्यों बीजेपी एक आक्रामक भी मैं शब्द यूज करूंगी कि वो रुख अपना नहीं रही है कि वो दिल्ली को अपना बनाए या वहां सरकार बनाए। इसके लिए एक जो अग्रेसिव टोन होना चाहिए वो नहीं, उसका असली कारण क्या है? देखिए, हम देश को अपना बना चुके हैं। दिल्ली देश में ही आता है, लेकिन हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे जी। उसके बावजूद हमने उस समय मना किया कि नहीं, हम फ्रेश मैंडेट चाहते हैं। उसके बाद अनीति से, सैद्धांतिक हीनता के साथ आप पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाई। हमें लगा कुछ दिन चलेंगे, हम विरोध में रहेंगे, लेकिन वो 49 दिन में ही भाग गए। आज स्थिति यह है कि यहां की जनता कह रही कि 500 से लेकर 1000 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद करना। बहुत तरह की बातें हैं, जनता क्या चाहती है। हम भी एक सर्वे करवा रहे हैं जिसमें पल्स ऑफ पीपल हम जानना चाहते हैं कि पल्स ऑफ पीपल की तरफ जो आप जाने लगे हैं, कहीं ना कहीं ये बात आ रही है सामने कि क्या आम आदमी पार्टी, अगर हम लोकसभा चुनावों को देखें तो भले हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर इतना अच्छा काम नहीं किया हो, लेकिन असेंबली का जो उनका इतिहास रहा था और लोकसभा इलेक्शन में परसेंटेज भी उनका ठीक ठाक रहा, कहीं आपको आम आदमी पार्टी से एक अंदर से डर है? देखिए, इस देश में बाबा जय गुरुदेव, महर्षि योगी और अनेक लोगों ने संगठन बनाए, राजनीतिक दल बनाए। क्या स्थितियां हुई उनकी? 1951 से हम चल रहे हैं, जनसंघ से लेकर भाजपा तक। जी बिल्कुल। हम तो बहुत तेजी से नहीं चल पा रहे हैं। आप पार्टी 1 साल पहले पैदा हुई, अन्ना के, लेकिन उसने हिलाकर उस वक्त रख दिया था सब। वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। कांग्रेस से नफरत थी जी, और कांग्रेस के नफरत पर उपजी फसल को काटने की कोशिश आपने की जी। और आज वो स्थिति नहीं है। तो लोकसभा चुनाव के बाद तो आप मजबूत हो गए, फिर आप क्यों नहीं, आपने बिल्कुल कोशिश नहीं। अब इस समय यह है कि जनता की 2 भावनाएं हैं। एक भावना यह है कि क्यों 1000 करोड़ रुपए बर्बाद करना। दूसरा यह है कि सरकार बन सकती है, नहीं बन सकती है, बहुत सारी बातें। लेकिन हम आज भी चुनाव में जाने को तैयार हैं, कल चुनाव हो कल भी जाने को तैयार होंगे। हम कहीं से किसी भी मामले में पीछे नहीं। एक बात और भी उभरने लगती है जब भी ये चुनाव की गर्माहट सामने आती है सरकार बनाने की बात, की कौन किसको तोड़ रहा है। और कुछ बातें आई कि भाई एक पार्टी ने कहा कि वो हमको ये बनाना चाहते थे और तोड़ मोड़ की ऐसी बातें होने लगी। और कहीं ना कहीं हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी भी सिद्धांतों की बात को लेकर हर जगह आगे चल रहे हैं। देखिए, सिद्धांतहीन अगर होते तो 2 से 282 नहीं होते। हम सिद्धांतों पर भी आए हैं। इंदिरा गांधी की मौत पर राजीव गांधी को लहर मिली थी, हमने किसी नेता के मौत पर लहर नहीं,
हमने विकास के, और नरेंद्र मोदी जी ने अपने ताकत से विकास के नाम पर देश में भूचाल ला दिया और जनतंत्र के माध्यम से जनविश्वास जीतकर 282 सीटें प्राप्त। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है प्रभात जी, क्योंकि हम इस समय जब बात कर रहे हैं तो कुछ राज्यों में चुनाव हुए और उन राज्यों में ऐसा लगा कि बीजेपी को जो अपेक्षा थी उस तरह की जीत हासिल नहीं हुई, इनफैक्ट झटका लगा, तो क्या उसके बाद दिल्ली पर बहुत एक अलग तरह की रणनीति या जोर है? क्या 18 उपचुनाव में से जिसपे हम 9 पे जीते हैं ये झटका होता है? आप जानती हैं कि बिहार में किसकी सरकार है? इन सब के बावजूद हमने आधी सीटों पर जीत प्राप्त की है। हमें इसकी चिंता नहीं है। अभी फिर उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन, आप जानते हैं जिसकी सरकार होती है उस तरफ ज्यादा मोड़ होता ही है, लेकिन उसके बावजूद हमने सीटें प्राप्त की। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकल इश्यूज हावी रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो इश्यूज हैं, नहीं, ये आप फर्क देखेंगे? नहीं, हम कोई फर्क, हम तो देखिए फिर तैयार हैं, करें चुनाव। तो कैसे आकलन लेकिन किया आपने? अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विद इन 2 months यू गिव सजेशंस व्हाट यू वांट, तो उसके बाद वो क्या चाहते हैं, वो क्या प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। अंदर बीजेपी में किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? आप इतने ज्यादा अब जुटे हुए हैं, कमान आप संभाल रहे हैं, तो क्या रहेगा, क्या किस तरफ से देख रहे हम हैं? चुनाव हो जाए तो हम फिर आपसे कह रहे हैं कि 7 सीटें कौन जीते यहां पर लोकसभा की? कांग्रेस को मिली क्या, आपको मिली क्या? कहां आप आज की तारीख में समा गया है, कहीं चला गया है, खो गया है, जनता में नहीं है वो। इसलिए हम 7 सीटें जीते और जब उस सेगमेंट्स के हिसाब लगाए तो 60 से ज्यादा सीटों पर हम आगे हैं। इसलिए हमारी रणनीति है कि हम 70 में से 50 से 60 जीतें, इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। Right now we are talking to Mr. Prabhat Jha. Don't go away. You're watching The Quest and we'll keep talking to him even after this very short break. Welcome back to the show. You're watching The Quest and we are talking to Mr. Prabhat Jha right now. चुनाव की बात कर लें, जो आप उपचुनाव की बात कर रहे थे कि नहीं झटका नहीं लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस लहर के साथ आई थी बीजेपी और जो उन्माद एक कहेंगे कि था, उसके बाद जिस तरह से राज्यों में जो असर देखने को मिला उससे कहीं ना कहीं ये जरूर हिला गया होगा बीजेपी को। एक तो उन्माद शब्द गलत है। उन्माद एक अलग है और उमंग अलग है। उमंग से हम चुनाव जीते हैं, उन्माद से नहीं जीते हैं। बात रही इन छोटे लहर की बात हुई, नहीं, लहर है, लहर उन्माद में नहीं होता है, लहर में उमंग में होता है। और इसलिए उन्माद की जो प्रक्रिया है वो आजकल भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता से जुड़ती है। इसलिए मैंने बहुत क्लियर कहा कि उन्माद नहीं, उमंग से। और इसी तरह अगर झटका है तो झटका नहीं है, ये राजनीति में आप देख रहे हैं 80% लोगों ने सर्वे में कहा है कि आवर लाइकिंग पर्सनैलिटी इज नरेंद्र मोदी। अब ये क्या है, उन्होंने कहा है 100 दिन में। ये उपचुनाव होते हैं, कहीं कहीं छोटी छोटी बातें हुई होंगी, इससे झटका नहीं। राजनीति में परिणामों से सचेत और सतर्क होने की बात सदैव, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक नए समीकरणों की बात होने लगी है कि जिस तरह से आरजेडी और जेडी साथ आ गई, तो क्या दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसे पार्टियां साथ आ जाएंगी जो एक दूसरे को देख नहीं सकती हैं? क्या एक अलग तरह का एक ऐसा गठबंधन का जन्म होगा शायद जो बीजेपी को चुनौती देना चाहेगी? देखिए, बीजेपी को चुनौती सदैव से मिलती रही। क्या क्या नहीं कहा नरेंद्र मोदी को, क्या क्या नहीं कहा गया भाजपा को, क्या क्या नहीं कहा गया जनसंघ के जमाने में जनसंघ को। जनसंघी महाभंगी ये कहा जाता था कांग्रेस के द्वारा। आज कांग्रेस खिसियाई हुई है, बहकी हुई है। 4 चोर यदि इकट्ठे हो जाएं वो साहूकार नहीं होते, गांव की कहावत है। इसलिए सब एक हो जाएं, ये हमारी ताकत बढ़ी है। इसलिए सब जो फुदक फुदक कर टहनियों पर बैठे थे, जब बाढ़ आती है तो सारे जानवर एक तरह एक पेड़ पर चले जाते हैं, लेकिन उससे हम डरते नहीं हैं। हम जनता के जन में, जनता के जनमानस में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सांप्रदायिकता की बात की थी, तो यही बात को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि चलिए सरकार भी बना ली और इतना ज्यादा वोट लेकर आ भी गए, लेकिन ये जो हम दंगों का सिलसिला देख रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस आश्चर्यचकित है 282 सीटों पे सुनकर, क्योंकि राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं था, सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था। उसको यही लग रहा है कि जो चीजें हम कर रहे थे वो विकास पर ये ले कैसे गए, बिना सांप्रदायिकता के। इतनी सांप्रदायिकता हम नहीं करते हैं। इस देश में कांग्रेस ने नेहरू जी के जमाने से कम्युनल फैक्टर बनाया, सिविक सेंस डेवलप नहीं होने दिया, वोटर सेंस डेवलप किया। इसलिए आज देश में लोकतंत्र कमजोर होता गया कांग्रेस के जमाने। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं अब उसके बारे में एक डिबेट शुरू हो गया है नया, उसको कैसे देखेंगे? एक उत्तर प्रदेश का राज था,
अब नए राज्यों की तरफ देख रहे हैं, अभी दौरा कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी, तो किस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं आप, उनकी टीम में भी हैं, लेकिन किस तरह से रणनीति बनेगी जो कि सबको साथ लेकर चलेगी? देखिए, सबको साथ लेकर नहीं चलते तो 73 सीटें कहां पर जीते हैं हम? उत्तर प्रदेश में। और यदि हम मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते, जो कांग्रेस करती रही है, हम सबके सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ने वाली बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, और मैंने नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी इसको सराहा है, और उसने कहा कि हमारा भी काम, हमारी भी सरकार इसी चीज पर चलती है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी एक नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, 5वीं बार वो एमपी बने हैं। वो ये पहली बार ऐसी बात जब देश में एक षड्यंत्र के तहत मुस्लिम समाज के लोग, सभी समाज के लोग नहीं, मुस्लिम में भी कुछ लोग जो आवारागर्दी पसंद करते हैं। मुस्लिम समाज बहुत संभ्रांत समाज है, लेकिन कुछ लोगों ने जैसे लड़कियों को बहकाकर, फुसलाकर अपना नाम रख लिया अनिल, अपना नाम रख लिया अमित, अपना नाम रख लिया हर्षवर्धन। अब इस तरह से कोई कॉलेज के सामने कलावा पहनकर, सरदारों के वो पहनकर चला जाएगा, वहां जाकर अगर वो लड़कियों को फंसाए, और प्यार में कोई दिक्कत नहीं, खूब प्यार करें, लेकिन उसके बाद धोखाधड़ी करें, क्या इसका विरोध करना गलत है? क्या इस बात क्या को एक ऐसे समय में ये टाइमिंग में पूरी बात आ गई है, और लव जिहाद का जो एक नया टर्म पूरा सामने आ गया, और कई सारी बातें आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं, और बहुत सारा माहौल नजर आ रहा है, क्या इसकी जरूरत थी इस वक्त? जरूरत नहीं। अब जब होगी घटनाएं, जी टीवी पर 6 महिलाएं, 6 लड़कियां पीड़ित, क्या संवेदनशीलता समाज की समाप्त हो गई? क्या वो लड़कियां किसी की बेटी नहीं है? क्या उसको भगाकर हिंदू के नाम पर ले जाने वाले लोग सही हैं? क्या उनको संरक्षण नहीं देना चाहिए? क्या उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होने देना चाहिए? इसलिए मुझे लगता है सामाजिक समरसता को लेकर भी तो आगे चल नहीं, बिल्कुल उसी समरसता के लिए नहीं। प्यार बहुत अच्छी चीज है, खूब करिए, लेकिन धोखा नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, और वो बातें करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वी आर टॉकिंग टू मिस्टर प्रभात झा एंड यू आर वाचिंग द क्वेस्ट, डोंट गो अवे, विल कीप टॉकिंग टू हिम इवन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक अगेन। वेलकम बैक टू द शो, यू आर वाचिंग द क्वेस्ट एंड वी आर टॉकिंग टू मिस्टर प्रभात झा। प्रभात जी, आपसे बात पूरी नहीं होगी अगर मैं संघ के बारे में बात नहीं करूंगी, बहुत जुड़े रहे हैं आप। तो अब किस तरह का रिश्ता चल रहा है? बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या संघ हावी हो रहा है, फिर संघ की तरफ से बयान आता है कि नहीं, हम अलग हैं, अभी सरकार को अपना काम करना है। क्या चल रहा है? मैं संघ से जुड़ा नहीं, मतलब जुड़ा हुआ नहीं हूं। मतलब जो आपने कहा संघ से जुड़े रहे हैं, मैं आज भी संघ से जुड़ा हुआ हूं, और मुझे गर्व है कि मैं संस्कार के मामले में संघ ने जो मुझे संस्कार दिए हैं वो आज सामाजिक जीवन में बहुत काम आ रहे हैं। बात रही रिश्ते की, विजयादशमी 1925 को संघ की स्थापना हुई, 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई। दुनिया का सच है कि उस समय के सरसंघ चालक मासा गोलवलकर जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिलने गए थे, और उनसे चर्चा करके जनसंघ की स्थापना की थी। उस समय के राजनीतिक स्थितियां थी, नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर 2 लोग नेहरू के मंत्रिमंडल में थे जो कांग्रेसी नहीं थे। वन वाज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड सेकंड वाज डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने गांधी जी के कहने पर नेहरू ने मंत्रिमंडल में रखा था, इस्तीफा दिया। पूर्वी बंगाल में कुछ घटनाएं हुई, इस पर से इस्तीफा दिया, और देश में एक विपक्ष को खड़ा करने की कोशिश की। इसलिए हमारे रिश्ते इतने ही नहीं है। 1977 जनता पार्टी का गठन हुआ, हमने मर्ज कर दिया था, जनसंघ को विलीन कर दिया था, डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था। बावजूद उसके पहली पार्टी थी जनसंघ जिसको हमने मर्ज किया डेमोक्रेसी के लिए। मर्ज होने के बाद जब हमें कहा गया कि आपका आरएसएस से संबंध है, तो हमने कहा हाँ। अटल जी और आडवाणी जी ने कहा हमें गर्व है, हम बचपन से संघ की शाखा में गए हैं। सॉरी, अगर ये आरोप है दोहरी सदस्यता का, तो सैल्यूट किया उनको, चंद्रशेखर जी को, और कहा नमस्ते। 6 अप्रैल 1980 को नई पार्टी बनाई। हमारा रिश्ता उजागर है। आप एक अच्छे इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन आज ये समझाइए जरा कि आखिर किस तरह से बैलेंस जिसको कहते हैं और समन्वय जिसको कहते हैं वो चल रहा है। देखिए, संघ में अगर चाहे कांग्रेस तो संघ का समर्थन ले सकता है। संघ राष्ट्रीय विचारधारा का पोषक है। उसका कहना है कि मैं भारत के लिए काम करता हूं, भारत माता के लिए काम करता हूं, और इसलिए वो एक सांस्कृतिक चेतना का बहुत बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अब हमेशा लोग आरोप लगाते हैं कि भागवत जी ने कह दिया हिंदुत्व की बात। अब मुझे आप बताइए, जिस संगठन का जन्म ही हिंदुत्व के कारण हुआ है, क्या वो हिंदुत्व की बात नहीं करेगा?
क्या वो तुष्टीकरण की बात करेंगे? इसलिए नई बात क्या है? और हमारे रिश्ते पर जर्नलिस्ट सन 1951 से ही सवाल कर रहे हैं और यही जवाब हम सदैव देते रहे। नहीं, लेकिन बखूबी अब अपना काम भी करे। अमित शाह की जो नई टीम है वो कैसा आपको लग रहा है? हालांकि इसके बारे में बात हुई कि बहुत चीज़ों का सम्मिश्रण है। क्या लगता है कि ये जो नई टीम है, अब आगे आने वाले चुनाव हैं कुछ राज्यों में, तो एक अच्छा काम कर? भारतीय राजनीति में सबसे कम उम्र का सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष बना है। 49 ईयर्स के अमित शाह हैं और उस कुशल व्यक्ति को बनाया गया है जिसने बिना किसी सांप्रदायिक, बिना किसी जन्मभूमि के आंदोलन के, बिना किसी अन्य चीजों के फेयर गेम में 73, अगर मां बेटे नहीं होते सोनिया जी और राहुल जी, और यदि मुलायम सिंह जी के 4 लोग परिवार के नहीं होते तो सुपड़ा साफ गया होता। 80 में 80 बीजेपी जीतती। तो आगे के राज्यों की तरफ कैसे देख रहे हैं? अभी महाराष्ट्र, हरियाणा है, हरियाणा भी बहुत पास में है, जम्मू कश्मीर है आपके पास, आप देख रही झारखंड है। हैं राखी जी किस तरह टूट कर लोग आ रहे हैं। जिसका खानदान कांग्रेस में था उसने कहा सोनिया जी नमस्ते, राहुल जी नमस्ते, राव वीरेंद्र चौधरी, एक नहीं ऐसे अनेक लोग। अब सतीश चंद्रा जी को क्या जरूरत पड़ी है? हिसार से वो लड़ने के लिए आ गए, क्या जरूरत पड़ी? लोग हरियाणा को बचाना चाहते हैं। हुड्डा जी ने लूट लिया है, ये कहना है उनका। मैं किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाता। राजनीतिक तौर पर आज हरियाणा पका हुआ है। तीनों के तीनों सर्वे चैनल्स पर आए, नेशनल से लेकर सारे, सब कह रहे हैं अकेली बीजेपी की सरकार बन सकती है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही, हम उसके बाद भी आपसे फिर बातचीत करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो चारों तरफ हुई, जैसे कि राज्यपालों की जब बात हुई तो लगा कि एक नई बात उभर कर आ गई, एक नया डिबेट भी, कि किस तरह से वो रहें या किस तरह से वो जाएं। तो क्या कहना है आपका? देखिए, कैलाशपति मिश्र जी का नाम सुना होगा आपने, नहीं रहे, उनको राज्यपाल बनाया गया था। याद है आपको किस तरह से सामान फेंक दिया गया था उनका? उनको कहने का क्या, हमने किसी का सामान तो नहीं फेंका, हमने सिर्फ ट्रांसफर किया, शीला जी केरल, अब आप इस्तीफा दे दीजिए, हम क्या करें उसके लिए? मणिपुर, यह हम सबका तबादला किया, किसी समय से पहले किसी को नहीं हटाने की कोशिश की है। कायदा तो ये कहता है कि जब निजाम बदलता है, संवैधानिक संस्था या एक किसने चौपट किया इसको? किसने चौपट किया? कांग्रेस के लोग। अब देखिए, सुशील शिंदे कांग्रेस के राज्यपाल बन गए थे, कांग्रेस ने राज्यपाल बना, फिर बना दिया गृह मंत्री। क्या मजाक है? ये शुरुआत किसने की? हमने की क्या? हम तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को नहीं बनाते, और आज भी तय कर ले कांग्रेस कि भविष्य में वो नहीं बनाएगी, तो हम नहीं बनाए थे किसी को। हमारी कोशिश होगी कि सोशल रिफॉर्मर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बहुत बड़े अच्छे लोग हों, जानकार हों, जो अच्छे प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स हों नामवर, उनको बनाया जाए। लेकिन ये सारी चीजें नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी समाप्त कर दिए। ये ट्रेडिशन शुरू किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई एक तरह से जारी रहेगी, एक पार्टी आएगी वो कुछ करेगी, फिर दूसरी ये पार्टी। लड़ाई नहीं है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। चलिए, कुछ और बातें कर लेते हैं कि अब आगे अगर आप देखें, हम इस समय नरेंद्र मोदी जी, जापान का कहा जा रहा है कि बहुत ही सफल दौरा रहा है, लेकिन अगर हम घर के हालात देखें, अपने देश के हालात देखें, वहां पर अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत मजबूत नहीं है। 35 दिन तिमाही हुआ हमें, 100 दिन, 4.6 से जीडीपी कहां पहुंचा है? 5.7। पिछले 1.5 सब्जियों, साल चीनी के दाम, सब चीज के दाम बढ़े। किसने कहा? मेरा दावा है मेरे साथ कोई बाजार चले, मैं नहीं जानता लोग किस बाजार में जाते हैं। चीनी के दाम, गेहूं के दाम, आटा के दाम, तिलहन, देलहन, गोड़ा तेल, मीठा तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, डालडा, घी, इन सब के दाम यथावत हैं, जस के तस हैं। महंगाई पर पहली, अब टमाटर के दाम या आलू के दाम कभी बढ़ जाएं, प्याज के, ये आप जानते हैं कि ये परिवहन पर डिपेंड करता है। बरसात हो गई, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, इसके कारण फसल चौपट हो गई। यही बात पहले की सरकार भी कह सकती थी। पहले की सरकार नहीं कहती थी। पहले की सरकार ने कहा था 2004 में कि 100 दिन में हम कम कर देंगे। नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि 100 दिन में हम कम कर दें। लेकिन हमारा बजट इस बात का सबूत है। हमारी अगुवाई 5 मंत्रियों ने मिलकर महंगाई को नियंत्रण किया। उन्होंने कहा नहीं, 1 लाख टन गेहूं, 50 लाख टन चावल मार्केट में फ्लोट करो, महंगा नहीं होने देंगे। कैसे किया? हमने हमारी नीयत खराब नहीं है। और यदि बहुत अच्छी थी, ये कोई भी पार्टी कह सकती है, सरकार कह सकती है, नियत बहुत अच्छी है, हमारे मॉनसून साथ नहीं दे रहा, हमारे ये स्थिति साथ नहीं दे रही। जनता ने साथ नहीं दिया। झूठ कितने दिन तक चलेगा? अगर मैं भी झूठ बोल रहा हूं तो कितने दिन तक? झूठ जनतंत्र में नहीं चलता है।
जनतंत्र में जनता सबसे जागरूक होती है और वो थक जाती है। 10 साल में थक गई सुन सुनकर कि अब कम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये कहा कि 1 महीने के अंदर 3 बार पेट्रोल के दाम कम हुए, 5 रुपये 25 पैसे टोटल कम हुआ है। वहां लोगों की आशा बढ़ी नहीं, है। इतना ही नहीं, सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 19 रुपये 60 पैसे सिलेंडर के दाम कम हुए। क्या इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? कोई कर रहा है। लेकिन यही 50 पैसे कीमत बढ़ जाए डीजल की, किसने बढ़ाया है? ये टर्म्स एंड कंडीशन कंपनियों के साथ कांग्रेस ने किया था कि हर महीने 50 रुपये। पवन बंसल थे उस समय, उन्होंने तय किया था। इसलिए हमारी उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब अभी कांग्रेस से पूछेंगे आप तो क्या कहते हो, सब यूपीए सरकार के। हालांकि आपने पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट किया 100 दिनों का, लेकिन किस तरह से आप आंकेंगे कि 100 दिनों में, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 या 2 लाइन में बातें कहें कि क्या अच्छा हुआ है? देखिए, एक जनविश्वास लौटा है। प्रधानमंत्री दफ्तर अब 10 जनपद से नहीं चलता है। सुपर प्राइम मिनिस्टर कहलाने का किसी को हक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस की 7 आरसीआर की, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की इमेज बनी है। जनता का जनविश्वास 100% लौटा है कि नहीं, देश को एक सक्षम व्यक्ति मिला है। देश में साख घट गई थी राजनीति की, राजनीतिक दलों की, राजनीतिज्ञों की, वह लौट रही है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि वो धीरे धीरे लौट रही है। इससे बड़ी सफलता जनतंत्र में कुछ भी नहीं होती। जनता में, जनतंत्र में नेता की साख बहुत बड़ी होती है। लौटती साख आस बनकर हम उसको देख रहे हैं। आपने साख की बात की है, तो मध्य प्रदेश में जो है साख को मुख्यमंत्री की धक्का थोड़ा पहुंचा, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो बातें सामने आई, क्या कहेंगे आप? उसको छुपाया नहीं उन्होंने, एसटीएफ की जांच की। अपने मंत्रिमंडल में रहे लक्ष्मीकांत शर्मा उनके जेल में हैं, उनकी पार्टी के सुधीर शर्मा जेल में हैं। उन्होंने उस पर किसी को कहा नहीं। घटनाएं कहीं भी घट सकती हैं। घटना घटने के बाद यदि मैं पक्षपात करूं, यदि मैं बचाऊं, तो मैं क्रिमिनल हूं, मैं क्राइम कर रहा हूं। शिवराज सिंह ने ऐसा नहीं किया। उसने एसटीएफ को बुलाया, कहा जांच करो, शुरू करो, चाहे जो हो इसमें, और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और एक जो नई बात सामने आई है कि अपराधीकरण को कम करना है और जो भी अपराधी तत्व के लोग हैं उनको आगे आने ना दिया जाए। कोर्ट ने तक ने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर की विजडम होगी या चीफ मिनिस्टर की काउंसिल में कैसे लोगों को रखें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि दागी और आरोपी का मतलब क्या होता है। अपराध करने वाला अपराधी, अपराधी तब होता है जब उसका जजमेंट होता है, कुछ सजा होती है। इसलिए दागी कौन, डिफाइन करना पड़ेगा। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैंने ट्रक रोक दिया, चक्का जाम कर दिया, मेरे पे मुकदमा हो गया, तो मैं दागी हो सकता हूं? क्या हूं मैं? अपराधी हूं। मैंने क्राइम तो नहीं किया, लेकिन किस रूप में क्राइम को डिफाइन करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल लोगों के दागी और आरोपी में क्या क्या चीजें हैं, क्या किन लोगों को नहीं। जैसा चुनाव आयोग ने कहा कि जिसको 2 साल की सजा हुई वो चुनाव नहीं लड़ेगा। लालू जी बाहर हो गए, बहुत सारे लोग बाहर हो गए। इसलिए इस तरह हु इज दागी, हु इज आरोपी, आरोपी और दागी को डिफाइन कर दे, अपने आप मामला ठीक हो जाए। चलिए प्रभात जी, इतने साल से आप राजनीति में रहे, एक छोटा सा लाइटर क्वेश्चन है, किस तरह से अपने लिए आप आगे रास्ता तलाश कर रहे हैं? बहुत कुछ जिम्मेदारियां आपके पास इस वक्त हैं। देखिए, मैं ऐसा कार्य करता हूं जो रास्ता तलाश नहीं किया, मैं रास्ता बनाता हूं। और 2 लोग होते हैं राजनीति में, एक रास्ता तलाशते हैं और एक रास्ता बनाते हैं। मैंने हमेशा रास्ता बनाया है जिससे मेरी पार्टी की आने वाली पीढ़ी उस पर चले, क्योंकि दुनिया में रास्ते बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, रास्ता अपने लिए ढूंढने वाले बहुत अधिक लोग होते हैं। इसलिए वो काम करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी लिखे इतिहास में कि नहीं, रास्ता इसने बनाया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं भी आपको। एंड दैट वाज मिस्टर प्रभात झा, वी वर टॉकिंग टू। होप यू लाइक्ड दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ द क्वेस्ट। कीप वॉचिंग। नमस्कार एंड बाय बाय।